Everyone, this is Shubhi Gupta and we are on the lecture number 5 of unit 2 if you remember. So हम लोग सेटलमेंट्स की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, मतलब हम लोग ने सूरत और मद्रास कवर किया था. आज हमारे लेक्चर में हम लोग बॉम्बे एंड कैलकाटा सेटलमेंट्स ओवर करेंगे इस टॉपिक को एटलीस्ट. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि हम लोग ने पिछली बार ही देखा था कि मद्रास के अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया था. अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताया था कि 1726 के पहले, क्योंकि 1726 में मेयर्स कोर्ट सारी प्रेसिडेंसीज में स्टैब्लिश हो जाता है, इसलिए अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन से याद रखना. इफ दे आर आस्किंग अबाउट सेटलमेंट्स, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू राइट टिल 1726. इसी के अकॉर्डिंगली आज के लिए भी अगर कोई हम सजेस्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो यस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बॉम्बे और कैलकाटा में कैसा था. लेट्स हैव एन ओवरव्यू. सी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसीजर कि कैसे डेवलपमेंट हुआ. सारी चीज़ें मगअप करने के लिए नहीं है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. अगर इफ़ यू कैन रोट देन इट इज़ वेरी गुड, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद करने के चक्कर में जो बेसिक आइडिया है डेवलपमेंट का उसको नहीं भूलना है. ओवरऑल फ्रेमवर्क बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक, लेट्स हैव अ लुक और लेट्स स्टार्ट विद बॉम्बे. सो बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं. हम थोड़ा सा बॉम्बे की स्टोरी जान लेते हैं. ओके, सो लेट्स हैव सम स्टोरी टाइम. सी, एज यू कैन लुक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एक आइलैंड है. सो सपोज कि आइलैंड ऑफ बॉम्बे था, जहाँ पे जो पर्सन लेटा हुआ दिख रहा है दैट वॉज गुजरात किंग सुल्तान बहादुर हु वॉज ओनिंग और हु वॉज हैविंग दैट बॉम्बे आइलैंड. बट क्या हुआ, साथ में एक बोट भी दिख रही होगी आप लोग को. सो सपोज पोर्चुगीज आए, ऑफ कोर्स दे वर फॉरेनर्स, वहाँ पे आए एंड 1534 में पोर्चुगीज जस्ट कैप्चर्ड आइलैंड ऑफ बॉम्बे. उनके हाथ ये लग गया टेरिटरी. Now what happened? The second image. When Portuguese princess Catherine got married to Charles II of England, शादी हुई जब, तो पोर्चुगीज ने इस आइलैंड को एज अ डावरी दहेज के तौर पे चार्ल्स सेकेंड दैट इज इंग्लैंड को दे दिया. अब चार्ल्स सेकेंड के पास ही 7 आइलैंड्स पहुंच गए एंड यस यू कैन हैव दैट लुक ऑन दी 7 आइलैंड्स का ग्रुप था. आज जो हमारे पास है, मतलब आज प्रेजेंटली जो मुंबई है दैट इज कनेक्टेड, बट उस टाइम पे 7 आइलैंड्स का ग्रुप हुआ करता था. यू कैन हैव अ लुक इन दैट. सो डावरी तक ही पहुंच गया. इंग्लैंड के जो किंग थे चार्ल्स सेकेंड, अब वो उतनी दूर बैठ के इंडिया की एक टेरिटरी को कैसे एडमिनिस्टर करते. सो ही थॉट इट वुड बी बेटर कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं एनुअल रेंट के लिए. सो एग्जैक्टली ही डिड. बाय द चार्टर ऑफ 1668 उन्होंने जस्ट ट्रांसफर्ड दिस टेरिटरी टू ब्रिटिश कंपनी एंड दैट टू सालाना इतना कम रेंट लिया क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि ये टेरिटरी कितनी बेनिफिशियल होने वाली है उनके लिए. सो 10 पाउंड्स के लिए उन्होंने, वो भी एनुअली, उन्होंने इस टेरिटरी को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब ऑब्वियसली अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना. सो कॉन्सिक्वेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम जैसे मद्रास में 3 फेजेस में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी हम 3 फेजेस में समझ सकते हैं. पहला फेज था 1668 से 1683. 1683 क्यों? मद्रास अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो 1683 का चार्टर आया था जिसमें एडमिरल्टी कोर्ट और मेयर्स कोर्ट जो मद्रास के लिए स्टैब्लिश हो सकता है ऐसा लिखा हुआ था ना. सो 1683 के चार्टर से ही यहाँ पर भी एडमिरल्टी कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है, मीन्स बॉम्बे में. सो उसी के साथ स्टार्ट हो जाता है सेकेंड फेज, मतलब 1684 से 1690. 1690 ही क्यों? क्योंकि इसके बाद चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. बट येस, थर्ड फेज स्टार्ट्स विद 1718 टू 1726 जब कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे में स्टैब्लिश हो जाता है. लेट अस हैव अ लुक. फ्रेमवर्क देख लेते हैं, उसके बाद यस डिटेल अभी नहीं लिखी है इस टेबल में, बट यस डिटेल हमें आगे देखनी है. सो एक बार हैव जस्ट टेक अ लुक कि फर्स्ट फेज में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है. सबसे पहले तो ऑब्वियसली
जिस चार्टर से बॉम्बे को ट्रांसफ़र किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो चीज़ है, दैट इज चार्टर ऑफ 1668. सेकेंड इज, अब जुडिशियल सिस्टम एक्चुअली बिगैन फ्रॉम 1670. उसके बाद with a particular person the Bombay judicial plan starts with 1672. दो साल में चीज़ें हो रही हैं. Then there were also court of conscience और पंचायत जो एग्जिस्ट करते थे वहाँ पर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज में क्या हुआ, जैसे कि बताया 1683 में क्या हुआ, एडमिरल्टी कोर्ट हो गया. एंड देन ऑब्वियसली सेकेंड थिंग वाज कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, वो रीऑर्गेनाइज किया गया. जो पहले था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया. फिर एडमिरल्टी कोर्ट भी नहीं रहा. फाइनली क्या हुआ, 1718 टू 1726 सिर्फ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ही है जो मेजर डेवलपमेंट लाता है. सो एक एक करके देखते हैं सारे टॉपिक्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम चार्टर ऑफ 1668. सो पहला आता है हमारा चार्टर ऑफ 1668. फाइन, जस्ट गो थ्रू इट. बहुत सारी चीजें क्लियर और कॉम्पैक्ट लिखी हुई हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट. See, it brought about the transition of company from trading association to that of territorial authority in Bombay by vesting with means because they were vesting the powers of civil and military government. So चार्टर ने उनको इतनी पावर दे दी थी कि अब वो ट्रेडिंग एसोसिएशन से कन्वर्ट हो रहे थे टेरिटोरियल अथॉरिटी की तरफ. क्यों, या उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिससे हम ये कह सकते हैं. पहली बात, कंपनी को बोल दिया गया था कि अब आप लॉ और ऑर्डिनेंसेस आराम से फ्रेम कर सकते हैं. सेकेंड इज, जुडिशियल कंट्रोल भी रख सकते हैं अपने गवर्नर्स और ऑफिसर्स के ऊपर. थर्डली, कौन से लॉ फॉलो होने वाले थे, ऑब्वियसली इंग्लैंड के लॉज. फोर्थ, आप पनिशमेंट दे सकते हैं. कैसे, फाइन लगा सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इवन आप डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं. फिफ्थ थिंग वॉज विद इन दिस चार्टर दैट दे वर ऑल्सो अलाउड टू मिंट मनी एट बॉम्बे. सो उनकी जो पावर दी गई थी इस चार्टर से वो थोड़ी सी ज़्यादा ही थी. मनी को भी मिंट करना देना इज़ अ ग्रेट पावर, इसीलिए इतनी सारी पावर डाइवेस्ट कर दी गई थी. अच्छा, इनिशियल स्टेज में क्या हुआ कि जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ सूरत फैक्ट्री. जो सूरत फैक्ट्री में थे, जैसे कि वही ओन कर रहे थे ना. एंड द गवर्नर ऑफ सूरत, जो वहाँ का गवर्नर था, वही बॉम्बे का एक्स ऑफिशियो गवर्नर था. मतलब क्या, एक्स ऑफिशियो मीन्स होता है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस. क्योंकि सूरत में वो गवर्नर है इसीलिए वो बॉम्बे का भी गवर्नर है. मतलब अगर सूरत में गवर्नर चेंज होगा तो ऑब्वियसली या कॉन्सिक्वेंटली कह सकते हैं कि बॉम्बे में जो गवर्नर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सूरत का गवर्नर होगा वही बॉम्बे का भी गवर्नर होगा. आई होप दिस एक्स ऑफिशियो थिंग इज क्लियर. ठीक है. 1669 में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ सूरत होते हैं दैट इज सर जॉर्ज ऑक्सेंडन, ही विजिटेड बॉम्बे बाय ऑर्डर ऑफ द कंपनी. अच्छा, ये पहुंचे बॉम्बे देखने की क्या चल रहा है. सो इन्होंने यहाँ पे देखा तो समझा कि कुछ चेंज जरूरी है. सो ही एस्टैब्लिश द एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट. अब इन्होंने यहाँ बॉम्बे के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी विच वॉज अंडर अ डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल. अभी डेप्यूटी और गवर्नर काउंसिल किसके अंडर आएंगे, ऑब्वियसली सूरत के गवर्नर और काउंसिल के अंडर. ठीक है ना. सूरत के जो, फिर से बता देते हैं, सूरत के जो प्रेसिडेंट थे सर जॉर्ज ऑक्सेंडन, वो बॉम्बे आए. उन्होंने देखा यहाँ की गवर्नमेंट कैसे वर्क कर सकती है, क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट सेटअप कर दी, जिसके लिए बोला कि हम यहाँ पे एक डेप्यूटी गवर्नर उसकी काउंसिल रख देंगे, लेकिन वो फ्री नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि अपनी मर्जी से बॉम्बे का कंडक्ट कर लें. वो काम करेंगे तो गवर्नर और काउंसिल के अंदर, जो कि सूरत में बैठी होगी. मूविंग अहेड विद दैट, ये हो गया हमारा चार्टर का या इनिशियल व्यू. सेकेंड आया 2 साल बाद, जुडिशियल सिस्टम विच बिगैन फ्रॉम 1670. अच्छा फाइन, इसमें क्या था, 1670 में क्या होता है, जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं सूरत फैक्ट्री के, जेराल्ड ओंगिर. नाम इसलिए क्योंकि नाम से एसोसिएट रखना कि किसने कौन सी चीज की, इसलिए नाम दे रहे हैं. सो डेप्यूटी गवर्नर जो सूरत फैक्ट्री के बनाए गए थे. अब यहाँ सूरत फैक्ट्री दैट मीन्स ऑब्वियसली क्योंकि वो बॉम्बे का जो डेप्यूटी था वो सूरत के अंदर काम कर रहा था, जेराल्ड ओंगिर. इन्होंने सोचा कि अब कुछ चेंज लाया जाए.
सो ही ब्रॉट द रेगुलर सिस्टम ऑफ लॉज एंड कोर्ट्स टू बॉम्बे। अब इन्होंने यहाँ पे कोर्ट सेटअप करने का सोच के रखा। इसी वजह से इन्होंने जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था उसको 2 टेरिटोरियल डिवीजन में बांटा। अब ये 2 टेरिटोरियल डिवीजन है, यू कैन सी दी बोथ ऑफ दीज बॉक्सेस। सो पहले टेरिटोरियल डिवीजन में आया बॉम्बे, मजगांव, गिरगांव, एंड सेकेंड ब्लॉक कंसिस्टेड ऑफ महिम, पारेल एंड सियोन। ठीक है, दोनों डिविजन्स के लिए एक एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्टैब्लिश होना था या सेटअप होना था। अब इस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में क्या क्या चीजें थी, लेट्स हैव अ लुक। इसमें पहली बात तो 5 जजेस होने थे जो सिविल केसेस डिसाइड करेंगे। देन प्रेसिडेंट जो भी रिस्पेक्टिव कोर्ट का होगा वो एक इंग्लिशमैन होगा, प्लस वो उस पूरे डिवीजन का, जो भी टेरिटोरियल डिवीजन है उसका कस्टम ऑफिसर होगा। दैट मीन्स दोनों डिवीजन में एक एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में 5 जजेस हैं सिविल केसेस डिसाइड करने को। जो टेरिटोरियल 2 बनाए हैं डिवीजन्स उसमें एक एक कस्टम ऑफिसर था। अब ये जो एक एक कस्टम ऑफिसर था दोनों में, वो एक इंग्लिशमैन था और वही प्रेसिडेंट होना था उस कोर्ट का जो कि उस टेरिटोरियल डिवीजन में स्टैब्लिश किया गया था। थर्ड क्या है, कोरम। एज यूजुअल मोस्टली यही हम लोगों ने अभी तक ही पढ़ा है कि 3 जजेस का कोरम होना चाहिए। देन कुछ जजेस यहाँ पे पोर्चुगीज और इंडियंस रखे गए थे। यू कैन इजिली थिंक क्यों रखे गए होंगे। यू कैन थिंक पोर्चुगीज और इंडियन जजेस क्यों रखे गए होंगे, बिकॉज ओके फाइन, आंसर लिखना, जस्ट कमेंट, यूज योर हैंड्स एंड राइट द कमेंट। इसके लिए मुझे कमेंट चाहिए, जरूर चाहिए, बताओ। हम इसका आंसर अभी नहीं बता रहे हैं। आई विल डिस्क्लोज दिस आंसर इन दी नेक्स्ट लेक्चर। अपने आप से आंसर करो कि कुछ जजेस पोर्चुगीज और इंडियंस क्यों रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नो रिम्यूनरेशन वर गिवन टू जुडिशियल वर्क। जजेस को कोई भी पैसा अलग से नहीं दे रहे थे काम करने के लिए। प्लस इनकी सीटिंग सिर्फ एक थी, मतलब 7 दिनों में एक बार बैठ सकते थे आराम से एंड केसेस ट्राई कर सकते थे। प्लस ये कौन से केसेस ट्राई करते थे, बेसिकली पेटी ऑफेंसेस के, सिविल डिस्प्यूट्स, जो भी जिनकी वैल्यू एक्चुअली 200 जेरो फाइन्स होती थी। अब ये जेरो फाइन क्या होता है, यू कैन हैव अ लुक ऑन द राइट हैंड साइड। जेरो फाइन पोर्चुगीज कॉइन होता है जिसकी वर्थ अगर हम रुपी के टर्म्स में देखें तो दैट इज जस्ट 3/4। ओके, नेक्स्ट वॉज कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। एक था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से ऊपर या उसके अबव एक कोर्ट स्टैब्लिश करवाया गया जिसको बोला गया अ कॉमन सुपीरियर कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल। नाउ यू कैन हैव दैट इमेजिनेशन इन योर माइंड कि कोर्ट ऑफ जुडिकेचर दोनों डिविजन्स में था, दोनों के लिए एक कॉमन सुपीरियर कोर्ट रखा गया। अभी सुपीरियर कोर्ट कौन हैंडल कर रहा था, डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल, जो कि बॉम्बे में होने वाला था, बट वो एक्चुअली अंडर किसके था, सूरत के। ठीक है, सो इस कॉमन सुपीरियर कोर्ट का काम क्या क्या था, मतलब देख लेते हैं क्या चीजें हैं। ओरिजिनल एज वेल एज एपिलेट जुरिस्डिक्शन, इट्स क्लियर। अपील कहाँ से आती होंगी इनके पास, ऑब्वियसली फ्रॉम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। सेकेंड इज जुरिस्डिक्शन किसके किसके ऊपर था, इंग्लिशमैन के ऊपर, जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे उनके ऊपर, एज वेल एज कंपनी के ऊपर भी इनका जुरिस्डिक्शन था। थर्ड वॉज क्रिमिनल केसेस जो भी होते थे, जो ये सुपीरियर कोर्ट ट्राई करता था, वो अपनी मर्जी से ट्राई नहीं कर सकता था, उसको ज्यूरी की हेल्प लेनी ही पड़ती थी। यू विल कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग टाइम एंड अगेन कि जब क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए या उनका डिस्प्यूट देखने के लिए, उनका ट्रायल के लिए ज्यूरी साथ में बैठती होगी। नेक्स्ट इज, अब इसके अबव क्या था, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ सूरत। ओके, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने तीनों डिविजन्स पढ़ लिए। अब यहां से क्या था, जो भी अपील होती थी डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल की, उनके डिसीजन की, वो यहां पर आती थी। दिस इज इजी। ओके, कौन से लॉ फॉलो किए जाते थे, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया कि इंग्लिश लॉज। तो यस, पहले स्टार्टिंग में पोर्चुगीज लॉ फॉलो होते थे, बट लेटर कंपनी के लॉज ही फॉलो होते थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होती है ना दो लॉ फॉलो करने में। देन जेरार्ड ओंगर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था
पर वो सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों, क्या रीज़न हो सकते हैं? दो बेसिकली रीज़न थे। एक तो जजेस फिर से यहाँ पे लेमन थे, कोई एक्सपर्ट नहीं था। नेक्स्ट वॉज जुडिशियल सिस्टम रिजेंबल्ड द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ऑब्वियसली लेमन है क्योंकि वो सब कंपनी के सर्वेंट हैं और कंपनी के सर्वेंट मोस्टली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। सो इसीलिए ये दो कारणों से जेराल्ड ऑंगर को इस सिस्टम से बहुत बड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड टू दी कंपनी कि प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, तो कोई ऐसे पर्सन को दे दीजिए या ऐसा अलाउ करिए कि हम एक वेल वर्स पर्सन रखें जो लॉ में अच्छी तरीके से कंपैटिबल हो। बट इस रिक्वेस्ट को कंपनी ने नहीं माना। बोले कि खुद ही चूज कर लो अपने में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे, कंपनी के सर्वेंट में से जिसको तुम समझो कि काम कर सकता है, और अपने ही सेटलमेंट में, मतलब बॉम्बे में ही ढूंढ लो अपने आप से। तो जेराल्ड ऑंगर क्या करते, कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने ढूंढा, उनको मिले जॉर्ज विलकॉक्स। सो जॉर्ज विलकॉक्स को जज अपॉइंट कर दिया और अब जॉर्ज विलकॉक्स के साथ साथ एक नया जुडिशियल स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ बॉम्बे में, दैट वाज ऑफ 1672, बॉम्बे जुडिशियल प्लान ऑफ 1672। बॉम्बे जुडिशियल प्लान 1672 किसकी वजह से आया? जॉर्ज विलकॉक्स, ऑब्वियसली। ठीक है, फाइन। तो देखते हैं क्या क्या इसमें चीजें हैं। सब पहली चीज है कि गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया 1 अगस्त 1672 को। एंड अच्छा, डेट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि रटनी है, इसलिए बता रहे हैं किसी गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन आया, एक साइड देख सकते हो ना, अगस्त 1 लिखा हुआ है 1672। इसके अकॉर्डिंगली कोड ऑफ जुडिकेचर था। सो कोड ऑफ जुडिकेचर स्टैब्लिश हो गया, सी यहाँ पे, अगस्त 8 1672 में। सो विद इन 7 days इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो उसकी चीजें इंप्लीमेंट की गई, इसलिए बता रहे हैं डेट। ओके फाइन, कमिंग टू बॉम्बे जुडिशियल प्लान। सो गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन आया, 1672 का इशू हो गया। नेक्स्ट इससे आया कि पोर्चुगीज लॉ बिल्कुल ही अबॉलिश किए जाएं, उनके हिसाब से काम नहीं करना है। अब इंग्लिश लॉ फॉलो होंगे, कंपनी के लॉ फॉलो होंगे। सो ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट बिकेम इंग्लिश लॉ वर प्लेस्ड। फोर्थ है कि एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्टैब्लिश करवाया गया, अभी बताया 7 दिनों में स्टैब्लिश हो गया, एंड इट वॉज ऑन 8 अगस्त 1672। फिफ्थ पॉइंट इज योर जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्रिमिनल जस्टिस का, दैट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड कि यस यहाँ पे अब क्रिमिनल जस्टिस हो सकता है। 6 पॉइंट को देखो, जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था, अभी तक कि हम लोग ने पढ़ा कि 2 टेरिटोरियल डिवीजन बनाए गए ना, अब इन्होंने यहाँ पे ईस्ट के लिए 4 टेरिटोरियल डिवीजन बना दिए अलग अलग, बॉम्बे, माहिम, मजगांव और सियोन। ठीक है, देन इन डिविजन्स में क्या क्या चीजें होनी थी, विल हैव अ लुक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि कोड ऑफ जुडिकेचर जो स्टैब्लिश हुआ उसमें क्या चीजें थी। अभी जो हम लोग ने ऊपर कोड ऑफ जुडिकेचर पढ़ा, क्या वही चीजें थी या कुछ डिफरेंट हुई? लेट अस हैव अ लुक। सो सेकंड जज कौन आया? जॉर्ज विलकॉक्स, अभी हम लोग ने पढ़ लिया। थर्ड था जुरिस्डिक्शन किन किन चीजों में मिला? जुरिस्डिक्शन मिला सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, प्रोबेट केसेस में और टेस्टमेंट्री केसेस में। ठीक है, चारों केसेस में जुरिस्डिक्शन मिल गया था। फोर्थ इज दैट कि जो ट्रायल्स थे, अब उनको कोई कहने स्पीडी करने की कोशिश की जा रही थी कि जल्दी जल्दी करने चाहिए। फिफ्थ है सिविल केसेस जो ट्राई हो रहे थे वो भी जूरी की हेल्प से ट्राई हो रहे थे, दैट टू वंस अ वीक। अच्छा, वंस अ वीक हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था कि हफ्ते में एक दिन ही सिटिंग होनी थी। 6 वॉज फी रखी गई मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या, मॉडरेट रखी गई थी 5% हर केस में। 7 था कि जज, जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जज था, वो खुद ही रजिस्ट्रेशन का काम अटेंड करता था और एज अ रजिस्ट्रार काम करता था उसी कोर्ट में। चलो अब आ जाते हैं हम डिविजन्स में कि जो 4 डिवीजन दिए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सो इन चारों डिवीजन में एक जस्टिस ऑफ पीस होना चाहिए जो कि एक इंग्लिशमैन होगा, प्लस उसके पास पावर थी कि वो ऑफेंडर को एप्रीहेंड करे। नेक्स्ट वॉज उसको इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना था, विटनेसेस को भी एग्जामिन करना था। तो जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती थी उसका रिकॉर्ड ये भेजता था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को।
एंड वहाँ पे केसेस सॉल्व होते थे विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी। इसीलिए जो जस्टिस ऑफ पीस थे वो सिर्फ और सिर्फ एक कमिटिंग मैजिस्ट्रेट जैसे काम कर रहे थे, प्यूनिटिव कोर्ट नहीं थे, मतलब पनिशमेंट देने का अधिकार उनको नहीं था, वो सिर्फ प्रोसीडिंग्स ही कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेट कर लिया, विटनेस को एग्जामिन कर लिया, बाकी जो भी उनके रिकॉर्ड्स बनते थे वो भेजे जाते थे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। सो प्यूनिटिव कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थे, जस्टिस ऑफ पीस नहीं थे, दे वर ओनली एक्टिंग एज अ कमिटिंग मैजिस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ कमिट करवा रहे थे, काम कर रहे थे अपना। नेक्स्ट, पूरी चीज में जुडिशियल इम्पार्शियलिटी ना हो, सॉरी जुडिशियल पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियल रहे चीजें, तो उसके लिए क्या किया गया, जो जज था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को, उसको बोला गया कि आप किसी भी टाइप के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पे भी प्राइवेट ट्रेड आता है वहाँ पे पैसा ज़्यादा आता है, सो वहाँ पे ग्रीड ज़्यादा बनती है, सो यू नो अलग अलग टाइप से चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए उनको बोला गया कि हम आपको अच्छी सैलरी देंगे बट आप प्राइवेट ट्रेड में मत जाइए। दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ कॉन्शियस में। कोर्ट ऑफ कॉन्शियस क्या था, हम लोगों ने कॉन्शियस वाली चीज़ पढ़ी है, नेचुरल जस्टिस वाली चीज़ है कि अच्छे से अच्छा जजमेंट देने के लिए अपना विवेक यूज़ करना है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो 5 चीज़ें हैं इसमें, जस्ट रिमेंबर इट वॉज स्टैब्लिश अंडर कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से ऊपर नहीं था ये, उसके अंडर ही था। इसको पेटी सिविल केसेस सॉल्व करने थे, वो भी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द वैल्यू 20 ज़ेरोफाइंस। और ज़ेरोफाइंस क्या था अभी बताया, पोर्चुगीज कॉइन था जिसका वैल्यू अगर हम रुपी से कंपेयर करें तो 3/4 ऑफ रुपी आता था। पर्पस क्या था कोर्ट ऑफ कॉन्शियस का, टू इम्पार्ट जस्टिस टू पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रहे हैं लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि वैल्यू लेस देन, तो ऑब्वियसली पेटी केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, तो उनकी वैल्यू माफ़ की जा सकती है। इनकी भी सीटिंग वंस अ वीक थी। देन जो भी ट्रायल्स होते थे वो समरी बेसिस पे होते थे विदाउट हेल्प ऑफ ज्यूरी। समरी बेसिस का याद रखना, बहुत जगह आएगा कि समरी बेसिस पे केसेस ट्राई हो रहे हैं, दैट मीन्स उनमें ज्यूरी की हेल्प नहीं चाहिए। वो किस नोशन पे सॉल्व किए जा रहे हैं, जस्टिस, इक्विटी, लिबर्टी एंड ऑल, गुड कॉन्शियंस, इन बेसिस पे, इन नोशंस पे सॉल्व किए जा रहे हैं, इसीलिए उसको समरी मैनर कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ क्यों थी, ताकि जो भी पुअर लिटिगेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए। लास्ट हमारा जो फर्स्ट फेज में कोर्ट एग्जिस्ट करता है दैट वाज ऑफ पंचायत्स। अब पंचायत्स का क्या था, पंचायत्स को रीऑर्गेनाइज करवाया गया, उनको बोला गया कि यू आर ऑथोराइज टू डिसाइड केसेस, अपने कास्ट के केस हो गए उसको सॉल्व कर लेना, वो भी तब जब लोग म्यूचुअली अग्री हों आपके आर्बिट्रेशन के लिए, मतलब अगर लोग सुन रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो पावर कि आप उनके बीच में चीज़ें सॉल्व करवा सकें बातचीत से, नहीं तो क्या होगा, फिर बात यहाँ पे नहीं सॉल्व होगी, फिर जाएगा केस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पे। नेक्स्ट वॉज पंचायत फॉर ऑल्सो टू रिपोर्ट दी ऑफेंडर्स, प्लस पंचायत को उन ऑफेंडर्स की रिपोर्ट भी करनी है, किसको, जस्टिस ऑफ पीस को, ताकि जब वो स्टेटमेंट, मतलब जब क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें, तो गिल्टी को पनिश करने में इजी हो जाए। तो सिविल केसेस में क्या करना है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास जाना है अगर लोग नहीं मान रहे हैं आपकी बात को, और क्रिमिनल केसेस में हमें जाना है जस्टिस ऑफ पीस के पास, प्लस उनके रिकॉर्ड्स भी दिखाने हैं, ठीक है। सो अंटिल दिसंबर 1683 ये सिस्टम चलता रहा। 1683 में केकविक रेबेलियन हो जाता है। अब ये रेबेलियन होता है तो जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे होता है वो इन रेबल्स के हाथ में चला जाता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। इसीलिए जो हम सेकेंड फेज पढ़ते हैं वो 1684 से पढ़ते हैं, तो ये गैप इस रेबल की वजह से आता है। 1684 में लेट्स स्टार्ट विद हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एडमिरल्टी कोड। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1683 का जो चार्टर था, जो चार्ल्स सेकेंड ने इशू किया था, उसकी वजह से बॉम्बे में एडमिरल्टी कोड स्टैब्लिश हो जाते हैं। मद्रास का एडमिरल्टी कोड कब स्टैब्लिश हुआ, 1686 में आई गेस, ठीक है। लेकिन बॉम्बे में ये चीज 1684 में ही स्टैब्लिश हो गई थी। फंक्शनिंग कैसी थी,
फंक्शनिंग कोर्ट की वैसी ही थी जैसे मद्रास में चल रही थी, जैसे कि सिविल क्रिमिनल केसेस डिसाइड करने हैं, प्लस एडमिरल्टी और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स वाले केसेस तो सॉल्व करने ही करने हैं। अच्छा, पुराना थोड़ा सा रिवाइज करवाएं। मद्रास में एडमिरल्टी कोर्ट बनाने का जो रीजन दिया था वो क्या था, बैकग्राउंड या सिनेरियो क्या बताया था उस थर्ड फेज में, स्टार्टिंग में ही टेबल में? इफ यू रिमेम्बर, इफ यू कैन रिकॉल, बताओ, मतलब बताओ क्या, याद करो क्या चीज थी। पायरेसी बढ़ गई थी हाई सीज के ऊपर, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, तो उसके लिए उनको चाहिए था। सो बेसिक थिंग इज दैट कि अपार्ट फ्रॉम एडजुडिकेटिंग एडमिरल्टी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, उनको सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी डिसाइड करना था। नेक्स्ट इज कौन से रूल्स फॉलो होने थे? इक्विटी, गुड कॉन्शियस, यही रूल्स फॉलो होने थे। हु वाज अपॉइंटेड एज जज? डॉक्टर सेंट जॉन, यही थे जज और यही थे प्रेसिडेंट एडमिरल्टी कोर्ट के, जो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था। एक्चुअली ही वॉज स्पेशली सेंट बाय द कंपनी, इंग्लैंड से आए थे। दैट मीन्स कुछ तो स्पेशल रहा होगा। येस, ही वॉज वेल वर्स्ड इन लॉ। सो सेकेंड फेज में काफ़ी चेंज आया कि एक लेमन जज की जगह एक वेल वर्स्ड एक्सपर्ट को दिया जा रहा था वो प्लेस, ताकि वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से सॉल्व करे। सो ही ऑल्सो गॉट द अथॉरिटी टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, उनको वो भी अथॉरिटी दे दी गई, वेल वर्स्ड थे। So he took to himself the administration of civil and criminal justice. अब obviously लॉ के बारे में जानते थे, तो उनको जब एडमिरल्टी कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट बनाया गया, so slowly and gradually he also became the court of judicature's highest president, sorry highest chief justice कह सकते हैं हम। देन उन्होंने अपने अंडर सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब जस्ट इमेजिन, विदाउट लुकिंग टू द आंसर, एक जुडिशियल पर्सन है, वो अपने अंडर अथॉरिटी ले रहा है। अभी तक की अथॉरिटी किसके हाथ में थी? एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में। तो ऑब्वियसली जिनके हाथ से चीज़ें जा रही होंगी उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगेगा। तो यही चीज़ हुई कि ही केम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड से ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। क्यों? क्योंकि जॉन चाइल्ड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री, प्रेसिडेंट थे सूरत फैक्ट्री के। दैट मीन्स ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव। अब जो पर्सन असर्ट कर रहा है अपनी इंडिपेंडेंस या जुडिशियल इंडिपेंडेंस असर्ट कर रहा है, उससे प्रॉब्लम होनी ही थी। क्यों प्रॉब्लम हुई? एग्जैक्टली what I said, Dr. St. John wanted the independence of the judiciary. Secondly, the executive authorities tried to establish their superiority and considered judiciary subservient to them. कुल मिला के वही चीज़ें बोली जा रही जो हम बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने अंडर रखना चाहता था, और ऑन द अदर हैंड जुडिशरी चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। ठीक है। सेकेंड थिंग, within the second phase was court of judicature was reorganized. अभी तक की जो हम लोगों ने कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर, अब उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बहुत कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत। क्यों? सी 1687 में जो गवर्नर और काउंसिल की सीट थी वो सूरत फैक्ट्री से ट्रांसफर होके अब बॉम्बे आ गई। ये अगर सूरत का लास्ट में याद हो तो ट्रांसफर हुआ था। 1688 से 1690 2 साल के लिए जॉन वॉक्स ने ये डॉक्टर सेंट जॉन जो थे उनको रिप्लेस किया। उनके बाद जॉन वॉक्स आए। इनका नाम क्यों बता रहे हैं अभी आगे पता चलेगा कि क्यों बता रहे हैं। सो बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ें याद रखनी है कि 2 फैक्टर्स को ऐड किया गया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में ताकि वो चीफ जस्टिस को असिस्ट कर सकें। अब फॉर योर क्लैरिटी, जिसको नहीं पता है, फैक्टर्स क्या है, मैथ्स वाला फैक्टर नहीं बता रहे हैं। फैक्टर्स क्या होंगे? जो फैक्ट्री में काम करते थे उनको फैक्टर्स कहते थे। अरे इसे तो याद आया ना, एम्प्लॉयज की कैटेगराइजेशन बताई थी, याद आया? कुछ फैक्टर्स थे उसमें। सो दैट इज व्हाट फैक्टर्स आर। सेकेंड, व्हाट रिमेन्ड सेम वाज, अच्छा क्या चीजें सेम रही? प्रोसीजर ऑफ कोर्ट हो गया, जो भी लॉ एडमिनिस्टर हो गया था, एंड कोर्ट फीस वगैरह वगैरह चीजें सेम रही। मेन था कि 2 फैक्टर्स को ऐड किया गया ताकि वो चीफ जस्टिस को असिस्ट कर सके। मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को साथ में लाया जा रहा है फॉर जुडिशियल पर्पस। सो दिस वर्किंग ऑफ डॉक्टर सेंट जॉन एट बॉम्बे वॉज नेवर लुक्ड विद फेवर बाय द कंपनीज अथॉरिटी इन इंडिया। अच्छा ये डिफरेंस बताया जा रहा है
कि बॉम्बे में जो ये जो जुडिशियल अथॉरिटी की वर्किंग थी उसको कभी भी अच्छी तरीके से नहीं देखा गया। लेकिन यही चीज़ जब हम मद्रास में एडमिरल्टी कोड पढ़ते हैं, या एग्जैक्टली जो मद्रास में एडमिरल्टी कोड था, जो उसमें लॉ एक्सपर्ट थे, ही वॉज नेम्ड एज सर जॉन बिग्स। उनको बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है अपने काम के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्लस उनको कंपनी का फेवर भी मिलता था। तो ये एक डिफरेंस ज़रूर है बॉम्बे एडमिरल्टी कोड और मद्रास एडमिरल्टी कोड में। 1690 में हमने क्यों बताया कि जॉन वॉक्स 1690 तक की रहे, क्योंकि 1690 में सिद्दी इन्वेजन हुआ था। अभी सिद्दी कौन था? सिद्दी याकूब। ही वॉज एन एडमायरर ऑफ मुगल एम्परर। तो उन्होंने बॉम्बे इन्वेड किया। अब बॉम्बे इन्वेड किया तो ऑब्वियसली क्यों इन्वेड किया, ये हिस्टोरिकल पार्ट है, डोंट गो इनटू दैट, बट इन्वेड किया। सो कहते हैं कि इन्वेड तो किया, सो जॉन वॉक्स को बड़ा खराब लगा, तो वो चले गए औरंगजेब की माफ़ी मांगने, क्योंकि वो अपनी, अब नाउ यू कैन एनालाइज विद इन दिस कि जॉन वॉक्स माफ़ी मांगने क्यों गए होंगे औरंगजेब से, मतलब वो अपनी हद से ज़्यादा कुछ काम कर रहे होंगे या टेरिटरी फैला रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो चले गए। अब वो जब चले गए तो अब दोनों कोर्ट्स ज़्यादा टाइम के लिए काम करे ही नहीं, बंदे हो गए, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ बोथ द कोर्ट्स। इसलिए नाउ द गवर्नर एंड काउंसिल ने जैसे तैसे काम संभाला इन दी हैफेजर्ड मैनर, किसी तरीके से कैरी ऑन कर ही रहे थे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द सेकेंड फेज एंडेड इन 1690 इटसेल्फ, है ना। 1690 तो यस, 1684 से 1690 सेकेंड फेज एंड हो गया। थर्ड फेज आता है अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स के बाद, 1718 में से लेकर 1726 हमारा थर्ड फेज चलता है। सो आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 30 इयर्स जो जुडिशियल सिस्टम था बॉम्बे में, दैट वाज अगेन रिवाइव्ड, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया गया किसके अंडर लॉरेंस पार्कर 1718 में, उन्होंने ही रिवाइव किया। अब कैसे रिवाइवल हुआ? सो लेट अस सी कैसे रिवाइवल हुआ। एक तो कॉम्पोजिशन में, जैसे कि एक इंग्लिश चीफ जज होगा, 9 बाकी जजेस होंगे। अभी 9 में 4 इंडियंस होंगे। अभी 4 इंडियंस क्यों होंगे? क्योंकि ये 4 इंडियंस रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन नेटिव्स को, मतलब हिंदू, मोहम्मडन, पोर्चुगीज, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब। थर्ड वॉज द स्टेटस ऑफ इंडियन जज। इंडियन जज तो रख रहे हैं 4, स्टेटस क्या होगा? ऑब्वियसली बराबरी का तो स्टेटस दे ही नहीं सकते हैं। सो उनको ब्लैक जजेस कहा जाने लगा। प्लस उनकी जो प्रेजेंस थी दैट वाज नॉट काउंटेड फॉर कोरम। कोरम में कितने चाहिए होते हैं? 3, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 3 इंग्लिश जजेस चाहिए थे। इंडियन जजेस का वहाँ पे कोरम में कोई काम नहीं था। अब आओ ना आओ, डजेंट मैटर, कोरम में आप काउंट नहीं होंगे। दे वर फंक्शनिंग एज एसेसर्स, प्लस दे वर एनलाइटेंड और दे वर एनलाइटनिंग द इंग्लिश जजेस। किस वजह से? अच्छा, क्यों रखा गया था? नाउ यू कैन गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि पोर्चुगीज और इंडियंस को क्यों रखा गया था। क्योंकि नेटिव्स लॉ को, मतलब नेटिव लॉ को, कस्टम को, यूजेजेस को वो सब बता सकते थे। सो इसीलिए यहाँ पर भी इंडियन जजेस को रखा गया था कि ताकि वो इंग्लिश जजेस को बता सकें कि ये हमारे कस्टम क्या है, यूजेज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेटिव्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने के लिए। फोर्थ वॉज कोरम, वी गॉट दैट। फिफ्थ इज द जजेस वर टू बी मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। ये जो इंग्लिश जजेस आ रहे थे वो भी एग्जीक्यूटिव से ही निकल के आ रहे थे। इन शॉर्ट, उनके पास पावर थी सिविल और क्रिमिनल केसेस डिसाइड करने की। अब किसके अकॉर्डिंग्स? एग्जीक्यूटिव से आएंगे तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, तो कहीं ना कहीं नोशन ऑफ इक्विटी, गुड कॉन्शियस होगा, प्लस कंपनी जो रूल्स बनाएगी उसको भी वो फॉलो करके अपने जजमेंट्स देंगे। इट ऑल्सो फंक्शनड एज रजिस्ट्रेशन हाउस, मतलब ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, एंड एक्सरसाइज प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरिसडिक्शन। जो ज्यूरी सिस्टम था उसको रिवाइव नहीं किया गया था। सिटिंग क्या थी? सिटिंग वही चल रही है, वंस अ वीक। अच्छा, बॉम्बे में ये चीज नोटिस की, सिटिंग तब से जब से हम लोग इनिशियल फेज स्टार्ट किया है और अभी तक की वंस अ वीक ही चल रही है, उससे ज्यादा बैठे नहीं है जज। देन फीस जो रखी गई थी वो भी मॉडरेट रखी गई थी। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस में क्या चीजें थी
कि क्रिमिनल जस्टिस को कंसिडरेबली फेयर और इम्पार्शियल बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके लिए क्या किया गया कि कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट बता दिया क्या गया, दैट इज विपिंग। और विपिंग मतलब वही कोड़े मारना, मेन और वुमेन ऑफेंडर्स को इक्वली मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। देन थर्ड वॉज द कोर्ट वॉज नॉट बाउंड बाय द टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ, ऑब्वियसली नॉट। कोई टेक्निकलिटी पे हमें फंसना नहीं है, हमें नॉर्मली अपना जजमेंट सुनाते जाना है। जैसे कि इट कुड पनिश अ पर्सन मेरली ऑन डाउट इवन विदाउट प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। प्रूफ नहीं भी है, सिर्फ डाउट है, तब भी पनिश कर देंगे। सो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे उनको यूजुअली बैनिश कर दिया जाता था, जिनकी हैबिट होती है बार बार गलतियां करने की या क्राइम करने की। देन कोर्ट कुड नॉट अवॉर्ड कैपिटल सेंटेंस। अच्छा, क्रिमिनल कोर्ट यहाँ जो था वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता था। ये कैपिटल पनिशमेंट देने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास थी? ऑब्वियसली टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिल। अपील्स यहाँ से कहाँ जाएंगी? कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से, ऑब्वियसली टूवर्ड्स द काउंसिल एंड द गवर्नर। इस थर्ड फेज के कुछ डिफेक्ट थे, हम लोगों ने पढ़ा। जज कहाँ से आएंगे? कोर्ट ऑफ गवर्नर और काउंसिल से आएंगे। दैट मीन्स देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ jurisdiction. Second is judges could participate in cases in which their own interests were involved. अच्छा, there are some principles of natural justice. कुछ principles हैं, उनमें से एक यहाँ पे काम का भी जो है वो आपको ये जानना है कि no one can be a judge in his own cause or in his own case. कोई खुद के केस में जज बन के नहीं बैठ सकता। तो ये सरासर वायलेशन था इस रूल का, नेचुरल जस्टिस के, कि दैट जज कैन इवन पार्टिसिपेट इन हिज ओन बेनिफिटेड केस। थर्ड वाज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो कि कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में काम कर रहे थे, दे ऑल्सो हियर अपील्स एज और बाय रिमेनिंग इन द गवर्नर एंड काउंसिल। तो ये भी ओवरलैपिंग ही था कि जहाँ पे एक जगह केस का डिसीजन दे रहे हैं वहाँ पे बेचारा, और जो भी मतलब जो भी अपील लेके आया है, जो अपील लेके अब हायर लेवल पे जा रहा है, उसको वही लोग हायर लेवल पे भी दिख रहे हैं, तो फायदा तो कुछ होगा नहीं, वो लोग तो वही जजमेंट देंगे। सो दिस वाज सम ऑफ द डिफेक्ट्स। सो द रिवाइव्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश्ड इन 1718 कंटिन्यूड टिल 1728। और 1728 में क्या हुआ? मेयर्स कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। इसीलिए फिर यहाँ हम जो थर्ड फेज है, जो लास्ट फेज है, हम 1728 तक की ही पढ़ते हैं। ओके, आई होप दिस बॉम्बे थिंग इज क्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। चलो सिर्फ फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज में पहले 5, फिर 2, फिर एक चीज़ पढ़ी। पहले में क्या हुआ? चार्टर एक्ट आया था, उसके 2 साल बाद जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट हुआ। फिर 2 साल बाद बॉम्बे जुडिशियल प्लान आया। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ कॉन्शियस और पंचायत एग्जिस्ट करते थे। सेकेंड फेज में हमने पढ़ा कि एडमिरल्टी कोर्ट स्टैब्लिश हुआ और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को रीऑर्गेनाइज किया गया। एंड लास्ट में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ही रहा जिसको रीस्टैब्लिश या एस्टैब्लिश किया गया। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई डू चेक इट एंड आई विल श्योरली आंसर इट, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा उसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन वो चीज़ कर दूंगी। दैट्स नॉट अ इशू। ठीक है, हम लोग आते हैं अब कैलकाटा में। आई होप पिक्चर्स विल लेट यू रिमेंबर थिंग्स। हम लोग कैलकाटा की बात 16 ओके, ये गलत लिखा हुआ है, सी 1690। ओके, अब सही हो गया। 1690 की बात कर रहे हैं हम। कैलकाटा 1690 में स्टैब्लिश हुआ था और 1727 तक की हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो 1690 में क्या हुआ? कुछ इंग्लिशमैन थे जो सूता नदी पे लैंड हुए आके, जो कि हुगली रिवर के बैंक पे स्टैब्लिश एक जगह थी, और वहाँ पे उन्होंने आके फोर्ट विलियम नाम की एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया, फोर्टिफाइड फैक्ट्री को एक्चुअली, इसीलिए वो फोर्ट बना। सो राइट हैंड साइड यू कैन सी फोर्ट विलियम, लेफ्ट हैंड साइड you can see
जहाँ पे मार्शलैंड लिखा है उसके ऊपर 3 जगहों के नाम दिए हैं, गोविंदपुर, कलिकाता और सूतानती। सूतानती अभी हमने बात की, तो इंग्लिश में यहीं पे आए थे, ठीक है। सो बेसिकली जिस फोर्ट विलियम की जो फाउंडेशन थी वो जाप चार्नक नाम के इंसान ने रखी थी। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 3 जगहों की जमींदारी राइट्स ले ली थी सूबेदार ऑफ बंगाल से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैप दिया है उससे 3 प्लेसेस के नाम याद रखना, गोविंदपुर, कलिकाता और सूतानती। इन तीनों जगहों की और जितने भी एडजेसेंट विलेज थे, बेसिकली 3, इनके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी राइट्स अपने हाथ में ले ली थी। किससे ली थी या किसने दे दी थी? सूबेदार ऑफ बंगाल ने, जो कि ऑब्वियसली मुगल एम्परर के अंडर काम कर रहा था। अब ये सूबेदार ऑफ बंगाल उस टाइम पे था कौन? उस टाइम पे सूबेदार ऑफ बंगाल था प्रिंस अजीमुशान, जो कि औरंगजेब का ग्रैंडसन हुआ करता था। ये चीज यहीं पे खत्म करते हैं। जमींदारी राइट से क्या मतलब है? जमींदारी राइट्स मिल गए मतलब इन राइट से कंपनी को एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कि दे कैन एक्सरसाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ओवर द नेटिव्स ऑफ दैट टेरिटरी। उस टेरिटरी में जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर वो काम या उनके ऊपर वो डिसीजंस ले सकते हैं। इससे ये उनको फायदा हो गया। 1699 में कैलकाटा को प्रेसिडेंसी डिक्लेयर किया गया। तो प्रेसिडेंसी है मतलब वहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, उसका काउंसिल होगा, वो स्टाफ मतलब वो अपॉइंट किए गए उसी सेटलमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। थर्ड वॉज, इस फैक्ट्री का नाम दिया गया फोर्ट विलियम। ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा ही है। ये पूरा ओवरव्यू था। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सो कंपनी ने जमींदार के फंक्शंस अज्यूम किए थे ना, जमींदारी राइट्स मिली थी ना, तो फंक्शन ऑफ जमींदार क्या होते थे उस टाइम पीरियड पे? जो मुगल्स के अंडर था वो 2 फंक्शन थे। एक तो जमींदार को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, सेकेंडली उसको उस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता था, ठीक है। तो इनिशियली जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का, वो अलग अलग मतलब कोर्ट्स मैनेज करते थे। बट बाद में क्या हुआ, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ मुगल एम्पायर का, सो इन कोर्ट्स ने तो काम करना बंद कर दिया। इस सिचुएशन की एडवांटेज लेकर जितने भी जमींदार थे वो सब अपने अपने हिसाब से जस्टिस कैरी करने लगे। सो हर जमींदार एक कोर्ट ऑर्गेनाइज करता था, अपना हेल्ड करता था, जिसको बोलते थे कचहरी। अच्छा, आज के टाइम पे भी हम कचहरी बोलते हैं ना। सो इट इज नॉट अ न्यू वर्ड बट एन ओल्ड वन। सो उस टाइम पे जो कचहरी थी वो जमींदार होल्ड किया करते थे। अब कचहरी में क्या होता था, सिविल केसेस डिसाइड होंगे, जो अपील्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, नवाब के कोर्ट में। और नवाब कहाँ बैठता था, मुर्शिदाबाद में। थर्ड वॉज, जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो भी अवॉर्ड की जा सकती थी, जमींदार को अलाउड था कि आप दे सकते हो, लेकिन उसको भी कंफर्मिटी के लिए नवाब के कोर्ट भेजा जाता था। और अगेन नवाब कहाँ बैठता था, मुर्शिदाबाद में। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, 1700 में क्या हुआ, EIC ने, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश मेंबर को एज अ कलेक्टर अपॉइंट कर दिया उस जमींदार मतलब उस जमींदारी एरिया में। सो कंपनी ने एक कलेक्टर को भेजा कि जाओ, तुम गवर्नर के काउंसिल के मेंबर हो, यू आर अलाउड, तुम अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करो। अब इस कलेक्टर के 2 काम थे। एक तो कलेक्टर कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, सेकेंड इज दैट कि वो सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू केसेस भी जो भी नेटिव इनहेबिटेंट्स थे उनका सॉल्व करता था। दिस इज ऑफ राइट एरो, ये जो 2 पॉइंट्स बताए। अच्छा, नीचे जो 2 एरोज आ रहे हैं उनका क्या है? सी, जब वो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करता था तो वो बैठता था फौजदारी कोर्ट में, जब वो सिविल केसेस सॉल्व करता था तो वो कचहरी में ही काम करता था। सो ये 2 टर्मिनोलॉजी अलग अलग आ जाते हैं विद रिगार्डिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं या उनके प्रोसीजर्स देख लेते हैं। बेसिकली पहले क्रिमिनल जस्टिस वाले ब्लॉक को पढ़ते हैं। फौजदारी कोर्ट था, इसमें क्या क्या था, क्रिमिनल है तो उसके हिसाब से देखेंगे। जो ट्रायल्स थे वो समरी मैनर में होते थे। अब समरी मैनर का क्या बताया है, जूरी का यूज या जूरी की हेल्प नहीं ली जाएगी, सेम थिंग। सेकेंड, जो मोड्स ऑफ पनिशमेंट थे वो बहुत ही कॉमन थे।
कहाँ पे आ गए भाई तुम? जो कॉमन पनिशमेंट के मोड्स थे वो कॉमन थे, जैसे कि विपिंग, इम्प्रिजनमेंट, बैनिशमेंट, फाइन लगा दिया, रोड पे काम करवा दिया, ये सारी चीजें। थर्ड इज डेथ सेंटेंस दिया जा सकता था, यस, लेकिन उसको हैंग करके नहीं देना है, वो भी विपिंग और लैशिंग से, मार मार के, पीट पीट के। फोर्थ इज जो एग्जीक्यूटिव था, सॉरी जो एग्जीक्यूशन था डेथ सेंटेंस का, उसको कंफर्मेशन चाहिए थी। अभी हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था ना कि जमींदार के टाइम या जो जमींदार एक्चुअल जमींदार होते थे उनके टाइम पे भी कैपिटल देते थे, बट कंफर्मेशन चाहिए था। यहाँ पे भी कंफर्मेशन चाहिए था। डिफरेंस ये है कि वहां जब कंफर्मेशन मांगते थे तो वो नवाब के कोर्ट में जाते थे, जो कि कहाँ बैठता था, मुर्शिदाबाद में। लेकिन ये जो कंफर्मेशन था वो प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल से मांगा जा रहा था, जो कि कैलकाटा में थे। फिफ्थ इज अगर किसी इंग्लिश मैन के केस की बात आती थी रिगार्डिंग क्रिमिनल ऑफेंस, सो जो कलेक्टर होता था वो खुद अपने हाथ से कग्निजेंस सिर्फ छोटे मोटे क्राइम्स के दे सकता था। बड़े या सीरियस क्राइम्स के लिए अगर इंग्लिशमैन से एसोसिएटेड है तो बोला गया कि जाइए और गवर्नर और काउंसिल से पूछिए, सॉरी, ठीक है। सो गवर्नर और काउंसिल की ही हेल्प चाहिए होगी इन सीरियस क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू इंग्लिशमैन। अब सिविल केसेस की अगर हम बात करें, जो कि कचहरी में सॉल्व करता था कलेक्टर, वो भी समरी मैनर में डिसाइड होते थे। किसके अकॉर्डिंगली कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं, कस्टम यूजेजेस ऑफ नेटिव इनहेबिटेंट्स प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। जो अपील्स होती थी वो कहाँ जाएंगी, हम लोग ने पहले भी क्रिमिनल केसेस की अपील्स पढ़ी हैं, कहाँ जा रही थी, नवाब के कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे भी अपील्स कहाँ जाएंगी, नवाब के कोर्ट में नहीं, गवर्नर और काउंसिल के कोर्ट में। सो ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू सेटल दी रेवेन्यू केसेस। हम लोग ने तीनों केसेस पढ़े हैं ना कि कलेक्टर क्या क्या सॉल्व करता था, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू केसेस। सो जो कलेक्टर था उसको रेवेन्यू केसेस भी सेटल करना होता था, प्लस जो भी उससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे। इवन जो भी लैंड के अरियर्स होते थे या जो भी उनके क्या बोलते हैं उसको, पैसे की किश्तें होती थी, उनको निकालने के लिए, लैंड रेवेन्यू को निकालने के लिए अगर कोई नेटिव डिफॉल्टर है तो इवन कलेक्टर फ्रीक्वेंटली रिसोर्टेड टू इन्फ्लिक्शन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। मतलब वो बहुत ही सख्ती से लैंड रेवेन्यू को एसेस करता था, और बेसिकली अगर कोई डिफॉल्टर हो तो उससे तो बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आया जाता था, ठीक है। सो हम कुछ चीजें देखते हैं इसमें भी कि जो EIC थी दैट एक्सरसाइज मच वाइडर पावर्स। अगर हम अभी तक की जो कैलकाटा का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारी पावर थी। क्यों, या हम क्यों कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते ही देखा। जैसे कि अपील के डिफरेंस में पता चलता है, जो इंग्लिश कलेक्टर का कोर्ट था उसकी अपील नवाब के कोर्ट में नहीं जाएगी, उसकी अपील कहाँ जाती थी, गवर्नर और काउंसिल के कोर्ट में, मुगल नवाब के नहीं। सो बहुत बिगनिंग से ही कंपनी ने कैलकाटा में अपने आप को बहुत ही ज्यादा सॉवरेन दिखाया कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं खुद हूँ, हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट है, सम सॉर्ट ऑफ दैट। बट लीगल स्टेटस, जो ये सॉवरेन स्टेटस, लीगल स्टेटस बोल सकते हैं हम, जो मिला उनको, वो 1765 में ही मिला था। जब आएगा तब देखते हैं। दिस सिस्टम जो भी चल रहा था कैलकाटा में, इट कंटिन्यू टिल 1726 जब मेयर्स कोर्ट स्टैब्लिश हो गया अंडर द रॉयल चार्टर ऑफ 1726 एंड फोर्ट विलियम में चला मेयर्स कोर्ट। 1726 वाले एक्ट से 1727 में स्टैब्लिश हुआ था। एज अ कंक्लूजन हम एक जनरलिस्टिक कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, रुको, यस। सो एक जनरलिस्टिक कंक्लूजन देख लेते हैं। अच्छा, कंक्लूजन के बारे में ये बोल रहे हैं कि इफ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में कभी भी सेटलमेंट के लिए कंक्लूजन लिखो तो जिस भी सेटलमेंट के बारे में आएगा उसका नाम लेकर लिख देना। अगर कॉमन पूछा जाए तो सबका नाम डाल सकते हो या सिर्फ सेटलमेंट लिख देना। सो एक जनरलाइज कंक्लूजन रखते हैं सामने। सबसे पहली चीज़ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था सारे सेटलमेंट्स में 1726 के पहले, दैट वॉज एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड ही था। क्यों, यू कैन आंसर इट बाय योरसेल्फ। पहली बात तो सेपरेशन कोई नहीं था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में।
सेकेंडली एग्जीक्यूटिव को कुछ ज़्यादा ही ओवर राइडिंग पावर्स थी उनके पास, ताकि वो जजेस को अपॉइंट कर दें, रिमूव कर दें उसके लिए। थर्ड, जो जुडिशरी थी वो एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट काम करती थी। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो जज थे वो नॉन प्रोफेशनल थे, मतलब उनके पास कोई लॉ एक्सपर्टीज ही नहीं थी। सो 17th सेंचुरी की एंड तक के आते आते ऑल्दो एक लॉ एक्सपर्ट को रखा जाने लगा, बट स्टिल ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था। इसीलिए कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होती थी किसी जुडिशियल पर्सन को रखने में। एग्जाम्पल के लिए याद रखो, सेंट जॉन के साथ यही हुआ था, डॉक्टर सेंट जॉन, उनकी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगी थी इसलिए। थर्डली हम ये कह सकते हैं जो जजमेंट्स डिलीवर किए जाते थे वो जो भी ये कंपनी के कोर्ट डिलीवर करते थे उनको इंग्लैंड की कोर्ट नहीं मानती थी, ज़्यादा मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि जज यहाँ के लेमैन होते थे, अता पता कुछ है नहीं, बस डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। सो इसीलिए उनके जो जजमेंट्स होते थे बहुत ही इराटिक और कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते थे, दैट्स वाई। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो जो जुडिशियल सिस्टम था कंपनी के सेटलमेंट में, उसमें यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी थी नहीं। सर्टेनिटी तो ऑब्वियसली लेमैनशिप वजह से, और यूनिफॉर्मिटी क्योंकि सब अपने अपने सेटलमेंट्स का खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाए जा रहे थे। सारे सेटलमेंट्स के अपने जुडिशियल अरेंजमेंट थे और अपना ही अलग एक ऑर्डर था। चार्टर 1726 प्रोवाइडेड दिस यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, जो तीनों प्रेसिडेंसीज में लाने को बोला गया, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, जिससे मेयर्स को स्टैब्लिश हुए थे। सो आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर। आई नो आज वाला लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बट इट्स ऑन यूट्यूब, यू कैन मेक अ पॉज, यू कैन कम बैक अगेन, सी इट, ठीक है। सो लुक और अंडरस्टैंड एट योर ओन पेस, अपने पेस पे देखो, अपने पेस पे समझो, लेकिन समझो जरूर, ठीक है। दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से, एंड यस टुडे आई वुड अगेन लाइक टू से लाइक इट, कमेंट इट इफ यू वॉन्ट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब कोई और लिंक तो है नहीं हमारे बीच में, दिस इज द ओनली लिंक। जब जब हम लेक्चर्स देंगे यू विल गेट टू नो बाय दिस सब्सक्रिप्शन ओनली। Okay, so take care all of you, stay home, stay safe, bye.